तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग गुड और आप बहुत अच्छे से अपना रिवीजन करते हुए चल रहे होंगे। तो लास्ट वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा सराहा और आप लोग की डिमांड पर ही मैंने सोचा क्यों ना मैं पीआईक्यूज़ के कंप्लीट वीडियोस बना दूं। तो आज के वीडियो में जैसे लास्ट के वीडियोस में हम लोग ने 2012 के पीआईक्यूज़ को देख लिया था, आज के वीडियो में हम उसके आगे के पीआईक्यूज़ देखेंगे और मेरी पूरी कोशिश है कि आज मैं 2023 तक के पीआईक्यूज़ करा दूं। बट अगर बाई चांस नहीं हो पाता है तो आपको इसका एक वीडियो और मिल जाएगा और उसमें आपका फाइनल कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो हिस्ट्री का पीआईक्यूज़ है वो मैं पूरा आपको कल तक दे दूँगी। एक वीडियो आपको आज मिलेगा, अगर आज हो जाता है तो सो गुड और नहीं होता है तो दूसरा वीडियो आपको कल शाम तक मिल जाएगा। तो आप आराम से इससे रिवाइज़ कर सकते हैं और अगर आपको और अच्छे से रिवाइज़ करना है तो आप व्हाट्सएप पे जाके इसकी पीडीएफ को भी ले सकते हैं और ज़्यादा अपडेशन के लिए आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर और टेलीग्राम लिंक मैंने आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो आप वहाँ से जाकर इसको ले सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं 2013 का पीआईक्यूज़। इससे पहले हम लोगों ने देखा था 2012 का पीआईक्यूज़। आई होप वो आपका अच्छे से तैयार हो गया होगा। 2013 में हम देख लेते हैं सबसे पहला हमारा क्वेश्चन, जिसमें हम बात करेंगे कि चाइनीज टेक्स्ट में इंडिया को यिंतू के नाम से जाना जाता था और इसका मतलब होता था लैंड ऑफ हर्मिट्स यानी साधुओं की धरती। और इसका जो यूज किया जा रहा था वो किया जाता है अराउंड 6th सेंचुरी किसके द्वारा? ज़ोंगज़ेंग के द्वारा, जो कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे और इंडिया घूमने आए थे। और ओल्ड चाइनीज टेक्स्ट में इंडिया को रिफर किया जाता था शंदुक या शिंदुक के नाम से, जो कि इंडिया के संस्कृत वर्ड से लिया गया था। फिर हम बात करेंगे अलवस। तो अलवस कौन थे? तो ये तमिल पोइट सेंट थे साउथ इंडिया से। ये गॉड विष्णु, उनके अवतार कृष्णा जी के भक्त थे और ये वैष्णवी सेक्ट से संबंधित थे। 12 अलवा सेंट थे, जिसमें आपका हो जाएगा पोया गई, पुडम, तिरुमंगलई, अंदाल। अंदाल इकलौती फीमेल सेंट थी इन सब में। और ये जो टाइम पीरियड था इसका वो 7 से 10 सेंचुरी था और ये मंदिर से मंदिर जाते थे और विष्णु जो उनके अवतार के प्रेज में भजन करते थे। और ये हिम्स को जो कलेक्ट किया जाता था वो गैदर किया जाता था, तो वो इनके जो लीडर होते थे श्री वैष्णवा सेक्ट के, उनके द्वारा होता था और इस कलेक्शन को हम नलारियर प्रबंधन बोलते थे। फिर है हमारा सुबद्धा। सुबद्धा जो है वो आखिरी थे जिनको बुद्धा जी के द्वारा ऑर्डेन किया गया था, कोई पद दिया गया था। मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर जो है वो फाउंड किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसके हेल्प से? जो इनके मेंटर थे चाणक्य, उनकी हेल्प से। इनके जो रेवेन्यू कलेक्ट करने के कुछ स्टेप्स होते थे और जो लैंड है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता था इनके रेवेन्यू सिस्टम में। दो तरह की लैंड होल्डिंग्स होती थी, एक थी राष्ट्र होल्डिंग और दूसरा था सीता होल्डिंग। तो अगर सीता कहीं भी आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि लैंड रिलेटेड बातें हो रही है। तो राष्ट्र होल्डिंग जो है प्री मौर्यन पीरियड में इन लोग स्टेट को रेगुलर टैक्स देते थे और सीता होल्डिंग क्या होती थी कि जब फॉल्स को क्लियर कर लिया जाता था उसके बाद, या एक तरह से बोल सकते हैं क्रॉप लैंड से रिवेन्यू इन लोग प्राप्त करते थे। फिर है फिरोज तुगलक। तो फिरोज तुगलक जो है दिल्ली की गद्दी पर 1351 में बैठे मोहम्मद बिन तुगलक के मरने के बाद और ये थर्ड रूलर थे तुगलक डायनेस्टी के। तुगलक डायनेस्टी जो फाउंड की गई थी वो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी 1320 एडी में। दीवाने बंदगान जिसको हम डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स कहते हैं वो भी फिरोज शाह से रिलेटेड है। दीवाने खैरात जो कि रेस्ट हाउस होते हैं या सराइज होते हैं मर्चेंट और ट्रेवलर्स के लिए, मतलब मान लो आप कहीं घूमने गए हो, वहाँ आपको ठहरना हो तो वहाँ उसके लिए आपको ये रेस्ट हाउस और सराइज जो है वो प्रोवाइड करते थे। साथ ही साथ दो नए टाउन जो हैं जो कि इन्होंने बनवाए वो थे फिरोजाबाद, जौनपुर, हिसार और फतेहाबाद। और इन्होंने कई कनल्स जो है वो कंस्ट्रक्ट करवाई थी। किस किस रिवर पे? यमुना, सतलुज, मांडवी और घाघर। और दारुल शिफा भी, जिसको हम बीमारिस्तान या शिफा खाना कहते हैं, ये लोगों के लिए फ्री हॉस्पिटल था। फिर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने अपने टाइम पे दो तरह के कॉइन्स को इंट्रोड्यूस करवाया था। एक था सिल्वर कॉइन जिसको हम टंका कहते थे नॉर्थ इंडिया में, और दूसरा था आपका जीतल कॉइन, कॉपर कॉइन, जो कि जिसको कि हम जीतल बोलते थे। और इसका जो वेट था वो था 175 ग्राम। और इसी वेट का इनके जो सक्सेसर थे बलबन, तो उन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किया था टंका के नाम से और सेम इसी वेट का। फिर है जिजिया। जिजिया क्या था? तो जिजिया एक तरह का टैक्स था जो कि नॉन मुस्लिम पे इम्पोज किया जाता था मुस्लिम रूलर्स के द्वारा। ये पहली बार इंट्रोड्यूस कराया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। इसको हटाया गया अकबर के द्वारा और बाद में री इंट्रोड्यूस करवाया गया औरंगजेब के द्वारा। फिर है सती प्रैक्टिस। तो सती प्रैक्टिस जो है वो बंगाल में विलियम बेंटिंग के द्वारा 1829 में बैन की गई। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि राजा राम मोहन राय ने एक बहुत बड़ा कैंपेन किया था जिससे प्रभावित होकर प्रैक्टिस को बैन किया गया। सिटी ऑफ मसूलीपट्टनम जो कि ब्रिटिश ने फ्रांस से ले ली थी और ये कब ली थी? जो 7 साल की वॉर चल रही थी ब्रिटिश आर्मी की, जिसको कमांड किया जाता था फ्रांसिस फोर्ड के द्वारा। तो उस दौरान सिटी ऑफ मसूलीपट्टनम फ्रांस से सीज कर ली गई थी। फिर है गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेदा के 3rd मंडल में मिलती है, जो कि डेडिकेटेड है फास्ट 5 एलिमेंट की देवी को, जो कि जिनको हम बोलेंगे सावित्री। और ये ऐसा बिलीव करते हैं कि विश्वामित्र ने इस मंत्र को जो है क्रिएट किया था। ऋग्वेदा जो है 10 बुक्स में ऑर्गेनाइज है जिसको हम मंडलास कहते हैं और इसमें 1028 जो है वो हिम्स है।
10 मंडल में बात होती है पुरुष सुक्ता की, जिसमें 4 वर्णास की बात की गई है और बताया गया कि वो कहाँ-कहाँ से पैदा हुए हैं। तो वो कहाँ से पैदा हुए हैं? आपके माउथ से, आर्म से, थाई से और फीट ऑफ द ब्रह्मा। तो आपको बताना है कि ये जो 4 वर्णास थे वो कौन थे और कितने वेद जो हैं वो हमको देखने को मिलते हैं और ओल्डेस्ट वेद उसमें कौन है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर हम बात करेंगे दक्षिणा मूर्ति आइडल ऑफ शिवा, जिसमें इनके 4 आर्म्स दिखाए गए हैं, जिसमें एक अपर जो आर्म है उसमें ये एक सांप पकड़े हुए हैं, दूसरा जो अपर आर्म है उसमें ये एक वो फ्लेम पकड़े हुए हैं, एक ज्योति पकड़े हुए हैं। लोअर लेफ्ट आर्म में इन्होंने स्क्रिप्चर्स को होल्ड किया हुआ है। लोअर राइट आर्म इनका गणन मुद्रा पोजीशन में है। ये एक तरह का जो गणन मुद्रा पोजीशन है, ये एक तरह का सिंबल होता है नॉलेज और विजडम का। और इनका जो है हैंड गेस्चर है, तो उसमें जो इंडेक्स फिंगर है वो बेंड है इस वे में कि जैसे वो थंब को टच करती है। बाकी तीनों फिंगर जो है वो अलग है और थंब जो है वो डिनोट करता है गॉड्स को और इंडेक्स फिंगर डिनोट करती है मैन को, और जो बाकी जो 3 फिंगर्स जो स्ट्रेच थी तो वो डिनोट करती है मैन की 3 बुरी आदतों को, जिसमें आपका हो जाएगा एरोगेंस, इल्यूजन और बैड डीड्स। और इनके जो राइट फुट है उसके नीचे अपस्मरा है, जो कि एक राक्षस था, और लेफ्ट फुट इनका मुड़ा हुआ है। और ये जो एक बनियान ट्री के नीचे बैठे हुए हैं, जिनका इनका मुंह है साउथ की तरफ, और ये एक डियर थ्रोन पे बैठे हुए हैं और साधुओं से घिरा हुआ देखा जा रहा है, जो कि इनसे इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने आपको ये इमेज भी दे दी है, जिसमें आप अच्छे से देख सकते हैं कि किस तरह इनके जो फीट है, इनका राइट, उसके नीचे ये राक्षस जो है, क्या नाम है, अपस्मरा, तो ये इनको इन्होंने कुचला हुआ है। और इनके एक हाथ में आपको ज्योति दिख रही है, एक हाथ में इनको आपको इसमें सांप दिख रहा है, और एक हाथ आप देख रहे हैं ये इनका गणन मुद्रा है। गणन मुद्रा किसका प्रतीक है ये आपको अभी बताया, मैंने अभी बताया, तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और दूसरे हाथ में ये आप देख रहे हैं स्क्रिप्चर्स है। तो इस तरह से ये पिक्स के माध्यम से ही आप उन चीज़ों को देख सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम दक्षिणा मूर्ति बोलते हैं, जो कि गॉड शिवा का आइडल है, और ये अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है टीचर की फॉर्म में। फिर है विलियम हॉकिंस, जो ब्रिटिश किंग जेम्स फर्स्ट के द्वारा इंडिया भेजे गए थे 1608 में, ताकि ये जहांगीर के कोर्ट में जाकर उनसे ट्रेड की परमिशन ले सके। जहांगीर ने इनको इंग्लिश खान का नाम दिया था, लेकिन वो उन्होंने इनके एग्रीमेंट को साइन नहीं किया था, तो इस वजह से वो इंग्लैंड 1611 में वापस लौट गए। फिर 1615 में जो थॉमस रॉय आए थे, जिनको जेम्स ने भेजा था, और इनको अलाउ कर दिया गया था कि ये इंडिया में अपना जो ट्रेड बेस है उसको सेट कर सकते हैं। मुगल एम्परर अकबर ने इस्टेब्लिश किया था मकतब खाना या हाउस ऑफ ट्रांसलेशन वर्क 1574 में, कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में। और इन्होंने अपॉइंट किया था अब्दुल अल कादिर बदायूनी, जो कि ग्रेट ट्रांसलेटर और हिस्टोरियन थे, ताकि वो ट्रांसलेट कर सके रामायण को पर्शियन में। तो ये आप देख लीजिएगा, इसमें कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हाँ ये आपको पता होना चाहिए कि जो तारीख बदायूनी लिखी गई थी, जो कि जनरल हिस्ट्री मानी जाती है मुस्लिम्स इन इंडिया की, तो उसमें 3 वॉल्यूम लिखे गए थे, जिसमें फर्स्ट 2 वॉल्यूम जो है वो बाबर और हुमायूं के बारे में डिस्क्राइब करता है, और थर्ड वॉल्यूम जो है वो इंटायरली डेडिकेटेड है अकबर को। फिर जहांगीर जो है वो 4th रूलर है मुगल एम्पायर के इंडिया में, और इनका जो रूल शुरू होता है वो 1605 से शुरू होता है। अपने लाइफ टाइम के दौरान इनकी जो पर्सनालिटीज़ है, तो इनके टाइम पे कई लोगों ने विद्रोह किया था, जिसमें खुसरो, जो कि इनके इल्डर सन थे जहांगीर के, उन्होंने भी इनके अगेंस्ट रेबल किया था 1606 में। किसके लिए? ताज के लिए। दूसरा खुर्रम है, जो कि शाहजहां, जिनको हम शाहजहां के नाम से जानते हैं, तो ये फेवरेट सन थे जहांगीर के, लेकिन इन्होंने भी रेबल किया था ताकि ये इंडिपेंडेंस सॉवरेनिटी ले सके बंगाल और बिहार में। और इन्होंने रेबल कब किया था? 1623 में। फिर है महाबत खान, जो कि मुगल जनरल थे, उन्होंने रेबल किया था राजपूत की आर्मी के साथ, और बाद में नूरजहां ने जो है इनको डिसलॉयल कंडक्ट के उसमें चार्ज किया था। फिर है अरोड़ा आसिफ अली, तो ये एसोसिएटेड थी क्विट इंडिया मूवमेंट से। तो ये आप बाकी देख लीजिएगा, इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट लगेगा वो आप नोट्स में देख लीजिएगा। और इनको एक नाम से और बुलाया जाता है, ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ग्रैंड ओल्ड मैन किसको बोला जाता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट PIQs की तरफ, जिसमें हमारा हो जाए, हम देखेंगे ऑथर और उनकी बुक्स। तो जो लेडी कैथरीन मायो है, उन्होंने मदर इंडिया लिखी, और लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपेन ने आपका फ्रीडम एट मिडनाइट लिखा। राम मनोहर लोहिया ने गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन लिखा, और जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा। तो ये सब आराम से आपको मैचिंग उसमें आता है, तो आप आराम से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, अगर आपको इनमें से किसी एक का या 2 का नाम पता है। और बाकी हम देख लेते हैं नेक्स्ट, जिसमें हो जाएगा कि माउंटबेटन प्लान जो है वो पार्टीशन ऑफ कंट्री का बेसिस बना था, और इसमें इन्होंने ब्रिटिश इंडिया को 2 डोमिनियन स्टेट में डिवाइड किया था, इंडिया और पाकिस्तान में। और ये एक डिकी बर्ड प्लान लेकर आए थे। डिकी बर्ड प्लान का मतलब है कि इंडिया को डिवाइड करने के बाद इन्होंने जो इंडियन प्रिंसली स्टेट है उसको छूट दे दी कि आप जो मर्जी हो आपकी, आप उस स्टेट को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप दोनों में से किसी को ज्वाइन नहीं कर सकते तो आप इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। तो ये इसकी वजह, तो ये था इनका डिकी बर्ड प्लान।
फिर क्विट इंडिया रेज़ोल्यूशन जो है वो बॉम्बे के सेशन में मूव हुआ था कांग्रेस के द्वारा 1942 में। उसके बाद जो लाहौर सेशन है मुस्लिम लीग का 1940 में, जिसको प्रिसाइड किया गया था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। फिर हमारा इम्पोर्टेंट पीआईक्यूज़ जो कि हो जाएगा तीन कथिया सिस्टम, जो कि चंपारण से रिलेटेड है। चंपारण कब हुआ था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और जिसका मतलब था कि इंडिगो को कल्टीवेट करना है 3/20 एरिया ऑफ लैंड पर, यानी लैंड का जो 20 एरिया है तो उसमें से 3 एरिया पे आपको इंडिगो का कल्टीवेशन करना ही करना है। बाकी आप देख सकते हैं मैंने दिया हुआ है, तो आप इससे आपको चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, क्यों हुआ था, उसके इफेक्ट क्या थे, ये सब आप इसमें देख सकते हैं। और फिर हम आगे अपना पीआईक्यूज देख लेंगे, जिसमें हो जाएगा कि कराची सेशन जो 1931 का हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो महात्मा गांधी ने बोला था कि महात्मा गांधी मर सकते हैं लेकिन जो उनकी आइडियोलॉजी है, जो गांधीज्म है, वो हमेशा रहेगा। और ये तो सही है कि भले ही वो मर गए लेकिन जो उनका नॉन वायलेंस वाला है उसको अभी तक याद किया जाता है कि किस तरह उन्होंने नॉन वायलेंस के बल पे ब्रिटिश को खदेड़ दिया था। फिर वैलेंटाइन चिरोल ने बोला था कि तिलक जो है वो फादर है इंडियन अनरेस्ट का। अब इससे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी अगर आपको लगता है कि और ज़्यादा इसको पढ़ना चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे जाके नोट्स ले लीजिएगा, तो वहाँ पे आपको ये नोट्स मिल जाएगा, तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। बाकी जो रेड फोर्ट ट्रायल हुआ था नेशनल आर्मी ऑफिसर्स का, तो उनको डिफेंड करने के लिए इंडियन नेशनल आर्मी ने प्लीड किया था किसको, टीबी सप्रू को। और जो ये ट्रायल हुआ था तो उसमें कौन कौन कन्विक्ट थे, तो वो थे आपके शाहनवाज खान, प्रेम सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लन। तो इसका नाम डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। 1937 में मिनिस्ट्रीज फॉर्मेशन के बाद, यानी जो इलेक्शन हुए, तो उसके बाद कांग्रेस ने 28 महीने तक रूल किया था। फिर सर शंकर नायर जो है उन्होंने वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल से रिजाइन कर दिया था। क्यों कर दिया था? जलियांवाला बाग जो मसाकर हुआ था उसके प्रोटेस्ट में। इनके प्रोटेस्ट में एक और है जिन्होंने अपना नाइटहुड जो है वो त्याग दिया था, तो वो कौन थे ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी मैंने आपको ये नोट्स के लिए इस अलग से पार्ट दिया है कि अगर आपको इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट लगता है तो आप यहाँ पे उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं 2014 की तरफ। 2014 में हम देख लेंगे कि सारनाथ बुद्धिस्ट इमेज इंस्क्रिप्शन जो कनिष्का ने बनाया था, तो उसकी जो डेट है वो 81 AD है। ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट टू पीआईक्यूज में पूछा गया है 2014 के, तो आप उसमें देख सकते हैं। और इम्पेरर जो कनिष्का है तो इनको मोस्ट पावरफुल रूलर बोला जाता है कुषाण डायनेस्टी का। और कुषाण डायनेस्टी को जो फाउंड करने वाले हैं वो है कजोला कड़हिस या कड़फिसेस भी कहते हैं, और ये फर्स्ट वेल नोन रूलर माने गए हैं कुशानास के। और इसका जो टाइम पीरियड था वो था 78 AD टू 143 AD। फिर और ये बुद्धिज्म को मानते थे। फिर रावी रिवर जो है वो बाउंड्री थी, एक सेकेंड, फिर रावी रिवर जो है वो बाउंड्री का काम करती थी दिल्ली सल्तनत और मंगोल्स के बीच में अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। और ऐसा कब हुआ था? 1306 AD में। AD का फुल फॉर्म क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद 5 डायनेस्टी थी जिन्होंने दिल्ली पर रूल किया था 320 साल तक। तो वो डायनेस्टी कौन कौन सी थी उसको याद करने की सिंपल ट्रिक है, गुलाब खिले तो सांस लूं। यानी पहली डायनेस्टी थी आपकी गुलाम डायनेस्टी, जिसको हम स्लेव या ममलूक के नाम से भी जानते हैं। इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1206 से 1290। फिर था आपका खिले के से खलजी डायनेस्टी, जो कि 1290 से 1320 तक रही। फिर उसके बाद आपका तो के टी से हो जाएगा तुगलक डायनेस्टी, जो कि 1320 से 1414 तक रही। उसके बाद आपका हो जाएगा सैयद डायनेस्टी, जो कि 1414 से 1451 तक रही। फिर आपका हो जाएगा लोधी डायनेस्टी, जो कि 1451 से 1526 रही। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें से कौन सी डायनेस्टी है जिसका टाइम पीरियड सबसे ज़्यादा लंबा था, कौन सी डायनेस्टी है जिसका टाइम पीरियड सबसे ज़्यादा छोटा था। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अलाउद्दीन खिलजी को जो है ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है खिलजी डायनेस्टी का, और इन्होंने मंगोल इन्वेजन को से इंडिया को बचाया था। फिर हमारा निज़ामुद्दीन औलिया, जिसको महबूब इलाही बिलोव्ड ऑफ गॉड भी कहते हैं, जो कि सूफी संत थे चिश्ती ऑर्डर के। और इनका जो लव था तो वो लव ऑफ ह्यूमिटी ये मानते थे। और 14th सेंचुरी में जो हिस्टोरियोग्राफर थे ज़ियाउद्दीन बरानी, उन्होंने इनकी पॉपुलैरिटी के बारे में बताया था। और ये टीचर थे जो उर्दू पोएट है अमीर खुसरो उनके। फिर मोस्ट फेमस जो पर्शियन सूफी संत थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, वो फाउंडर थे चिश्ती ऑर्डर के इंडिया में कब? 1192 AD में। और ये जो है ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य रह चुके थे। तो ये आप बाकी देख लीजिएगा कि बाकी चीज़ें क्या बताई जा रही है। हम देख लेते हैं उसके बाद का। तो अकबरनामा जो है वो कंप्लीट की गई अबुल फजल के द्वारा 7 सालों में। अबुल फजल कौन थे? कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन और क्रॉनिकल थे मुगल पीरियड के। ये पैदा हुए थे 1551 में, और ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। और इन्होंने
अकबरनामा को 3 वॉल्यूम में डिवाइड किया है। पहले वॉल्यूम में इन्होंने अकबर के जो पूर्वज थे, जिसमें हुमायूं और बाबर हैं, उन सब के बारे में बताया है। दूसरे वॉल्यूम में इन्होंने अकबर का जो राज किस तरह से चल रहा था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, वो बताया है। और तीसरे वॉल्यूम में जिसका सबटाइटल है एन ए अकबरी, उन्होंने इंपीरियल मुगल्स की जो स्टेट पॉलिसी थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसके बारे में बताया है। अब अकबर के 9 रत्नों से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो इसके बारे में आपको एक ट्रिक याद होनी चाहिए, जो ट्रिक हो जाएगी बात बात पर MDH मसाला खाते थे, जिसमें पहले बात के बी से हो जाएगा आपका बीरबल, और ए से हो जाएगा अबुल फजल, और टी से हो जाएगा तानसेन। तो इस बात से आपका हो जाएगा बीरबल, अबुल फजल और तानसेन। दूसरी जो बात है बात बात, तो बी से हो जाएगा आपका भगवान दास, ए से हो जाएगा अब्दुल रहीम खाने खाना, और टी से हो जाएगा टोडरमल। तो इस तरह से आपका बात बात पर आपका क्या हो जाएगा, बी से क्या हो जाएगा, मेरे साथ आप रिवाइज करिए, बीरबल, ए से आपका हो जाएगा अब्दुल फजल, टी से आपका हो जाएगा तानसेन, दूसरे बात के बी से आपका हो जाएगा भगवान दास, ए से आपका हो जाएगा अब्दुल रहीम, और टी से आपका हो जाएगा टोडरमल। अब हम आ जाते हैं MDH, तो MDH में एम से हो जाएगा मान सिंह, डी से हो जाएगा दो प्याजा मुल्ला, और एच से हो जाएगा हकीम हुक्काम। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको इसको जरूर याद करना है, तो इसको अवॉइड मत करिएगा। फिर हम बात करेंगे सुदर्शन लेक की। सुदर्शन लेक जो है उषा गुप्ता वैश्या ने बनवाया था, किसके कहने पर, चंद्रगुप्त मौर्य के कहने पर। सुदर्शन लेक जो है वो लोकेटेड है गिरनार हिल के मिड में, कहाँ पे, गुजरात में। और ये आर्टिफिशियल रिजर्वेयर है जो कि रिपेयर हुई थी 150 AD में रुद्रदमन के द्वारा, और ये बनाई गई थी फ्लड्स को चेक करने के लिए, और इसको जो है हम सुदर्शन सरोवर के नाम से भी जानते हैं। फिर है दास्तान बंधन, जिसको कि हम लोग उलेमा भी बोलते हैं। उलेमा जो है वो इस्लाम में एक रिलीजियस गाइडर होता है, ट्रांसमीटर होता है, कि मतलब जिसके पास रिलीजियस नॉलेज है, और वो सबको उसके बारे में बताता है, उसको ट्रांसमिट करता है कि किस में क्या लिखा हुआ है, तो उलेमा उनको बोलते हैं। उसके बाद आपका हो जाता है जहां आरा, तो उनके बारे में देख लेते हैं। तो जहां आरा जो है वो इल्डेस्ट सन थी शाहजहां और मुमताज महल की, और इनको मोस्ट पावरफुल वुमेन बोला गया था उस एम्पायर का। जहां आरा को टाइटल दिया गया था सहीबत अल जमानी का, यानी लेडी ऑफ द एज, और ये दिया गया था उनके भाई औरंगजेब के द्वारा। फिर है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे उस टाइम पे जब पार्टीशन हुआ था बंगाल का, तो वो थे सर एंड्रयू फ्रेजर। और 1903 में जो है कर्जन, जो कि वाइस ऑफ इंडिया थे उस टाइम पे, वो फाइनल स्कीम लेकर आए थे बंगाल पार्टीशन की, और ये प्लान अनाउंस हुआ था 19 जुलाई 1905 में, और ये उसके 3 महीने के बाद इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 16 अक्टूबर 1905 में। और कर्जन के अकॉर्डिंग जो है पार्टीशन, जो बंगाल का पार्टीशन हो रहा है वो एडमिनिस्ट्रेशन बेस पे हो रहा है, यानी जो शासन अच्छे से चल सके, तरह का लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से बना रहे उस जगह पे। लेकिन जो नेशनलिस्ट है वो सोचते थे कि ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि जो यूनिटी है हिंदू मुस्लिम की उसको तोड़ा जा सके। तो आपकी नज़र में कौन सही था, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर है ब्रिटिश जर्नलिस्ट HW नेविंसन, जो कि एसोसिएट थे स्वदेशी मूवमेंट से। फिर हमारे शौकत अली जो है वो महात्मा गांधी जी के साथ आए थे बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को सहारा देने। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि बाल गंगाधर तिलक की जो अर्थी को सहारा दिया गया था तो उसमें इकलौते मुस्लिम कौन थे, तो वो थे आपका शौकत अली। फिर हम देख लेते हैं PIQ इंडियन ओपिनियन, जो जर्नल था उसके फर्स्ट एडिटर कौन थे, तो वो थे मनसुख लाल नजर। तो ये सब आप लोग अपने हिसाब से इसमें पढ़ लीजिएगा, मैंने दिया हुआ है पूरा। बाकी जो मुझे लग रहा है वो मैं बताते चल रही हूँ, बाई चांस अगर मुझसे कुछ छूट जाता है तो आप नोट से जाके इसको पढ़ सकते हैं। यंग इंडिया जो कि एक वीकली पेपर या मैगजीन था, इंग्लिश में पब्लिश किया जाता था, मोहनदास करम जो कि रिलेटेड था मोहनदास करमचंद गांधी से, 1919 से 1931 तक ही पब्लिश होता था। और इसका एम था कि जो इनकी यूनिक आइडियोलॉजी है, जो आइडियाज़ हैं कि नॉन वायलेंस को एक मूवमेंट में किस तरह से यूज़ करना है, तो जिससे लोग इसको पढ़ें, जानें और उसके बारे में समझें, उसी तरह से वो यूज़ करें। उसके बाद बात करेंगे दादा भाई नौरोजी की। तो ये फर्स्ट इंडियन थे जिन्हें अपॉइंट किया गया था मैथमेटिक्स और फिजिक्स के प्रोफेसर के रूप में, कहाँ, एल्फिस्टोन कॉलेज बॉम्बे में। इन्हें मेंबर चुना गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट का 1892 में। इन्होंने गुजराती जर्नल स्टार्ट किया था जिसका नाम था रस्ट गोफ्तार, और 3 टाइम जो है इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिसाइड किया था, यानी प्रेसिडेंट बने थे कब, 1886 में, 1893 में, 1906 में। लास्ट सेशन जो था INC का, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो अटेंड किया गया था बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। और वो सेशन कौन था, वो था अमृतसर सेशन 1919, और ये 34th कांग्रेस का सेशन था जो कि हेल्ड हुआ था अमृतसर में। और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे मोतीलाल नेहरू, और इसमें कंडेम किया जा रहा था जो जलियांवाला बाग मसाकर हुआ था उसको एक स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म में। फिर हिंद स्वराज बुक में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को स्टेराइल और प्रोस्टिट्यूट
कह के पुकारा था। फिर ड्राफ्टिंग कांग्रेस इंक्वायरी कमेटी जो रिपोर्ट आई थी, तो उसमें महात्मा गांधी को लिया गया था। ये रिपोर्ट आई थी जलियांवाला बाग मसाकर को लेकर। फिर हम देखेंगे ऑथर और बुक्स के बारे में। तो सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था इंडियन स्ट्रगल, दादा भाई नौरोजी की थी पॉवर्टी और अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था इंडिया डिवाइडेड, और दुर्गा दास ने लिखा था इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। तो ये आप देख लीजिएगा। फिर बाल गंगाधर तिलक को सजा मिलने के बाद मैक्स मिलर ने उनके बारे में बोला था कि मेरा जो इंटरेस्ट है, मैं जो उनको पसंद करता हूँ तिलक को, तो उसका जो रीज़न है कि वो एक संस्कृत स्कॉलर थे, इस वजह से। फिर कलकत्ता जो सेशन हुआ था 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो उसमें पहली बार स्वराज वर्ड को वहाँ पे बोला गया था। फिर क्रोनोलॉजिकल अगर हम ऑर्डर देख लें इंपॉर्टेंट इवेंट्स की, तो वो था आपका सबसे पहले रॉलेट बिल एक्ट के रूप में जो पास हुआ था 21 मार्च 1919। फिर जलियांवाला बाग मसाका 13 अप्रैल 1919। फिर उसके बाद अमृतसर सेशन हुआ था आईएनसी का 26 से 30 दिसंबर। फिर बाल गंगाधर तिलक जो मरे थे, उनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 1 अगस्त 1920। उसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल को जो जब दूध दिया जा रहा था उनके एग्जीक्यूशन के टाइम पे, तो उन्होंने मना कर दिया कि, और उन्होंने बोला कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ का दूध पीऊंगा। राम प्रसाद बिस्मिल जो है वो एक इंडियन रेवोल्यूशनरी थे, ये तो आपको पता ही है। उन्होंने पार्टिसिपेट किया था मैनपुरी कॉन्फ्रेंसी जो कि 1918 में हुई थी, और काकोरी कॉन्फ्रेंसी जो कि 1925 में हुई थी। इसमें और कौन कौन शामिल थे ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद एलन कैम्पबेल जॉनसन है, उन्होंने गांधी और इरविन पैक्ट जो साइन हुआ था, तो उन्होंने बोला था कि ये गांधी के लिए एक कंसोलेशन प्राइज है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, ये सब आपको बुक में जल्दी नहीं मिलेगा, और अगर मिलता है तो सो गुड, अगर नहीं मिलता है तो एक दो क्वेश्चन के लिए आप इतनी मोटी मोटी बुक पढ़ना मुझे नहीं लगता कोई बहुत बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। तो इस वजह से आप पीआईक्यूज अच्छे से कर लीजिए, बाकी जो आपके नोट्स है आप उस पर भरोसा करिए, आप उसको अच्छे से कर लीजिए। अब इतना टाइम है भी नहीं कि आप नई चीज़ों को पढ़ें। फिर हम बात करेंगे लीडर और मूवमेंट की। तो जो विनोबा भावे हैं वो रिलेटेड है इंडिविजुअल सत्याग्रह से, बाल गंगाधर तिलक जो है वो रिलेटेड है होम रूल मूवमेंट से, अरोड़ा आसिफ जो रिलेटेड है वो है क्विट इंडिया मूवमेंट से, और सरोजनी नायडू जो है वो रिलेटेड है दसाना रेट से। होम रूल मूवमेंट किसी और से भी रिलेटेड है तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है वो कौन है। फिर मोतीलाल नेहरू के चेयरमैनशिप में एक कमेटी फॉर्म हुई थी काकोरी केस के अक्यूज जो थे उनको डिफेंड करने के लिए। और काकोरी है क्या, तो ये एक स्मॉल टाउन है जो कि लखनऊ से 16 किलोमीटर दूर है, और ये कब हुआ था 9 अगस्त 1925 में। बाकी मैंने ये ऑलरेडी आपको इमेज में दिया हुआ है, तो आप अच्छे से देख लीजिए, हिंदी इंग्लिश सब में दिया हुआ है, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो एक नज़र इसको मान लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। फिर है हमारा द बुक, जिसका नाम है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। तो ये लिखी गई थी रफीक जकरिया के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस ने जो है कराची सेशन जो कि 1931 में हुआ था, तो उसे महात्मा गांधी की पॉपुलैरिटी और प्रेस्टीज का पिनेकल बोला था। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जो है उन्होंने रेजोल्यूशन जो आया था पार्टीशन का कांग्रेस की मीटिंग में 1947 को, तो उन्होंने उसको सरेंडर ऑफ नेशनलिज्म इन फेवर ऑफ कम्युनलिज्म भी बोला था। ये एक फ्रीडम फाइटर थे जो कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एडवोकेट माने जाते हैं, और ये एक बैरिस्टर भी थे। फिर है एडिटर और जनरल, तो श्यामजी कृष्णा वर्मा ने जो है जो रिलेटेड है वो है इंडियन सोशलिस्ट से। सचिंद्र नाथ सान्याल जो है बांदी जीवन, लाला रामशरण दास जो है ड्रीम लैंड, और भगवती चरण वोहरा जो है वो फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब से रिलेटेड है। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो सेकंड थे रेजोल्यूशन ऑफ पार्टीशन पे, जो कि हुआ था ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, और जो हेल्ड हुई थी 1947 में न्यू दिल्ली में। पहले कौन थे ये मैंने अभी आपको पहले ही बताया, सैफुद्दीन किचलू। तो बाकी आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल और गोविंद वल्लभ पंत जी के बारे में कुछ चीज़ें हैं, तो आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। फिर है इंडियन इंडिपेंडेंस बिल जो कि रिसीव हुआ था रॉयल एसेंट उसे 18 जुलाई 1947 में, और उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे ब्रिटिश के, तो वो थे क्लेमेंट एटली। तो ये आप देख लीजिएगा। फिर हम देखेंगे 2015 के पीआईक्यूज को। तो 2015 में जो सरगा प्रतिसर्गा वंशा मानवता राव और वंशु चरिता ये इंडिकेटर्स थे पुराण के। तो पुराण क्या होते हैं ये मैंने ऑलरेडी इसमें बताया, बाकी वेद क्या होते हैं वो भी बताया है। तो मत्स्य पुराण जो है वो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है या 5 साइन रखता है पुराण की, जिसको हम पंच लक्षण के नाम से जानते हैं। तो पहला आपका हो जाएगा सर्गा, इसका मतलब होता है क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। प्रतिसर्गा हो जाता है यानी कॉस्मोलॉजी या कॉस्मोगोनी। फिर हो जाता है वंशा यानी जीनियोलॉजी ऑफ द सेजेस गॉड्स और किंग। फिर है मानवतरा जो कि रेन ऑफ मानुस हो जाता है। फिर है आपका वंशानुचरितम जो कि एक्टिविटी जो किंग्स और सेंट की जो एक्टिविटी होती है उसके बारे में बताता है। आप देख लीजिएगा कि सूत्रा क्या होता है, श्रुति क्या होता है, स्मृति क्या होता है, तो ये आप खुद से नोट्स में पढ़ लीजिएगा। जो चीज़ें आप आराम से पढ़ सकते हैं उसको पढ़ाने का कोई मतलब बनता नहीं है, तो आप इसको खुद से देख लीजिएगा। बाकी जो पीआईक्यूज आए हैं वो मैं आपको कंप्लीट कराते हुए चल रही हूँ। फिर किस एम्पेरर को कौन सा टाइटल मिला, तो अशोका को जो टाइटल मिला था वो मिला था आपका प्रियदर्शनी का
समुद्रगुप्त को मिला था परकमांक का, चंद्रगुप्त मौर्य को मिला था विक्रमादित्य का और स्कंदगुप्त को मिला था कर्मादित्य का। स्कंदगुप्त किससे संबंधित है? गुप्ता एम्पायर से। फिर वो पर्सन जो कि अलेक्जेंडर के साथ इंडिया आए थे तो वो आपका हो जाएगा अरिस्टोबुलस ऑन सिक्रेटस और नियरकस। तो आप इसको देख लीजिएगा। बाकी ये मैंने अलेक्जेंडर के बारे में भी सब दिया हुआ है जो कि इंपॉर्टेंट मुझे लगा। तो मेरे नोट्स में आपको सब इंपॉर्टेंट ही मिलेगा, कुछ ऐसा नहीं मिलेगा कि मैंने अलग से ऐसे ही बस दे दिया जिसका काम नहीं है। तो आप इसको पढ़ लेंगे तो आपका पीआईक्यूज अगर इस तरह से मतलब इस टॉपिक से भी अगर पीआईक्यूज बन जाएगा तो मैंने इस टॉपिक के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया हुआ है, हर एक टॉपिक के जो कि पीआईक्यूज में पूछे गए हैं। तो आप उसको आराम से जो है, अगर इससे क्वेश्चन बन जाता है तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। फिर है जो एशियन बुक और उसके ऑथर कौन कौन है? तो लाइफ है ह्यून टिसॉन के जो ऑर्डर है वो है हुई ली यानी जियोन सांग। नेचुरल हिस्ट्री लिखा है प्लिनी द एल्डर ने। हिस्टोरिकल फिलिपिकल लिखा है पॉम्पी ट्रोगस ने। और हिस्ट्रीज लिखा है हेरोडोटस ने। बाकी मैंने पहले ही आपको दिया था कि विलियम हॉकिंस को जहांगीर के द्वारा इंग्लिश खान का टाइटल दिया हुआ है। तो इससे भी देखिए आप क्वेश्चन आपका बना है। मैंने पहले ही बताया था ना कि मैंने ऑलरेडी सारे क्वेश्चन में वो सब टॉपिक कवर कराए हैं जो इसमें प्रोबेबिलिटीज है कि आपका जो 22 दिसंबर में पेपर है उसमें इससे क्वेश्चन जरूर बने। तो आप ये इनको देख सकते हैं। बात करेंगे मित्रा की, तो मित्रा जो है वह वन ऑफ द 7 पार्ट है स्टेट का अकॉर्डिंग टू सप्तंग थ्योरी ऑफ स्टेट। और ये थ्योरी रिलेटेड है आपकी चाणक्य से, जिसमें हम बात करेंगे कि आपका पहला हो जाएगा स्वामी। स्वामी का मतलब होता है द रूलर। फिर है आपका अमत्या। अमत्या का मतलब होता है मिनिस्टर। जनपदा। जनपदा का मतलब है पॉपुलेशन। दुर्गा। दुर्गा का मतलब है फोर्टिफाइड कैपिटल। कोशा। कोशा मीन्स आपका हो जाएगा ट्रेजरी यानी खजाना। डंडा। डंडा मीन्स हो जाएगा आपका आर्मी। और मित्रा का हो जाएगा आपका अलाई ऑफ फ्रेंड। तो याद देख लीजिएगा। और अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पे जो काऊ है उसको सबसे ज्यादा कीमती प्रॉपर्टी माना जाता था उस टाइम पे। फिर इसमें जो क्वेश्चन आया था कि रेड फोर्ट जो है वो अकबर के राज में नहीं बनवाया गया था, तो किसके राज में बनवाया गया था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए मैं ही आपको बता देती हूँ। तो ये बनवाया था आपके शाहजहां ने। कब बनवाया था? 1638 में, जब इन्होंने अपनी कैपिटल आगरा से दिल्ली में शिफ्ट की थी। और इसके जो आर्किटेक्चर थे इसे बनाया किसने था? वो था उस्ताद अहमद लाहौरी, जिन्होंने ताजमहल भी बनाया था। फिर पॉलीगस या पलियकस कौन थे? तो ये फ्यूडल लॉर्ड्स थे विजयनगर एम्पायर के, जिनको अपॉइंट किया जाता था मिलिट्री चीफ या एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नर की तरह। दांती दुर्गा। तो दांती दुर्गा जो है ये रूलर थे आपके राष्ट्रकूटा के, जो जिन्होंने परफॉर्म किया था हिरण्यगर्भा रिचुअल्स को। और उसके बाद इन्होंने खुद को क्षत्रिय रूलर बोला था। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि जन्म से क्षत्रिय नहीं है और वो राजा बन जाता है तो अपने आप को क्षत्रिय रूलर बनाने के लिए उसको इस तरह के जो रिचुअल्स हैं वो परफॉर्म करने पड़ते हैं। फिर जो बैटल्स लड़ी गई थी किसके बीच में और कब, तो वो देख लेते हैं। तो बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर जीते थे। और इससे जो है इब्राहिम लोदी के बाद ही जो दिल्ली सल्तनत है उसका एंड हो जाता है और मुगल एम्पायर की नींव पड़ जाती है। फिर है बैटल ऑफ खानवा। तो ये बाबर और राजपूत फोर्स के बीच में हुआ था, जिसको लीड कर रहे थे राणा सांगा ऑफ मेवाड़। कब हुआ था? 16 मार्च 1927 में, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान राजस्थान। फिर बैटल ऑफ चंदेरी। तो इसमें बाबर ने डिफीट किया था मैदिनी राय को, जो कि की अलाई थे राणा सांगा के। कब हुआ था? 1528 में। फिर है बैटल ऑफ घाघरा। ये बाबर और जो फोर्सेस थे महमूद लोदी की और बंगाल सल्तनत की 1529 में उनके बीच में हुआ था। रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टी थी इंडिया की गई थी एज अ कम्युनिस्ट लीग बाय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। टैगोर ने ये कम्युनिस्ट लीग को फाउंड किया था 1 अगस्त 1934 में। दूसरे जो फाउंडर है उसके वो है सुधीर दास गुप्ता, प्रभात सेन, रंजीत मजूमदार और अरुण बनर्जी। फिर बोल्शेविक जो पार्टी है वो दत्त मजूमदार, शिशिर रॉय और विश्वनाथ दुबे और अजीत रॉय ने फाउंड किया था 1939 में। फिर रेडिकल जो कम्युनिस्ट पार्टी है फाउंड करने वाले थे 1939 में, जो फॉर्मर कम्युनिस्ट इंटरनेशनल लीडर थे एम एन रॉय वो। फिर माउंटबेटन ने जो है गांधी जी को एड्रेस किया था वन मैन बाउंड्री फोर्स। उसके बाद जो कलकत्ता सेशन हुआ था 1917 का, तो कांग्रेस ने अपनी पहली वुमेन प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया था वो, और वो कौन थी? एनी बेसेंट। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की कौन थी, तो वो थी एनी बेसेंट। बट अगर आपका क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट इंडियन वीमेन कौन थी जो कि प्रेसिडेंट बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो वो थी आपकी सरोजनी नायडू। और वो कब बनी थी ये सब ऑलरेडी आपको नोट्स में दिया हुआ है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि एनी बेसेंट तो आपकी 1917 में बनी थी, लेकिन जो सरोजनी नायडू हैं वो कब प्रेसिडेंट बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की।
उसके बाद हज़रत महल जो है वो 1857 की जो लड़ाई थी उसमें लीडर बनी थी लखनऊ से। बाकी कानपुर से कौन बना था, ये आपको मैंने इसमें दिया हुआ है कि दिल्ली से आपके बहादुर शाह ज़फ़र और बाकू सिंह थे और जिनको सप्रेस किया गया था निकोलसन के द्वारा। फिर है कानपुर से आपका नाना साहेब और इनको सप्रेस किया गया था कैंपबेल के द्वारा। 1 सेकंड। इनको सप्रेस किया था कैंपबेल के द्वारा। लखनऊ से आपकी थी ये बेगम हज़रत महल, उनके बेटे बेजिस कादिर, इनको भी कैंपबेल ने सप्रेस किया था। झांसी से लक्ष्मीबाई, इनको सप्रेस करने वाले कौन थे, ह्यूज रोज। फिर अरन यानी बिहार से कुंवर सिंह, फिर इनको किसने किया था, विंसेंट आयन ने। लियाकत अली थे इलाहाबाद से, इनको किसने किया था, स्मिथ नील ने। और बरेली से थे खान बहादुर, इनको भी किया था कैंपबेल ने। उड़ीसा से थे सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही, इन्होंने सरेंडर कर दिया था। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट प्लेसेस और उनके लीडर्स, जो कि आपको पता ही है कि ये आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। फिर हम बात करेंगे गोपाल हरि देशमुख की, जिनको उनके निक ने लोकितवाड़ी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र में जो सोशल चेंजेस है उसके लिए कुछ आर्टिकल्स लिखे थे जो वीकली पेपर था प्रभाकर, उसमें उन्होंने अपना जो पेन नेम दिया था वो लोकितवाड़ी के दिया था, इसी वजह से उनको उनके पेन नेम के से जाना जाता है। फिर एक कोमागटा मारू जो है, ये एक शिप का नाम है जिसमें 370 पैसेंजर जो है वो जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, वो कनाडा जा रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से ये शिप वापस आया, उसमें काफ़ी सारी जो लाशें थी, तो इस वजह से जो है ये चीज़ें पंजाब में सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और इसमें मोस्टली सिख और पंजाबी मुस्लिम थे जो कि सिंगापुर से वैंकूवर जा रहे थे, यानी वहाँ पे उनको अलाउ नहीं किया गया। और इसमें ऐसा बताया गया कि जो कैनेडियन अथॉरिटी है वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश से इन्फ्लुएंस है, इसी वजह से उन्होंने इंडियंस के साथ ऐसा किया है। कोमागाटा मारू जो शिप है तो ये जैपनीज स्टीम शिप थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में आया था, तो उसको लाने वाले कौन थे, सर पैथिक लॉरेंस। और ये कब आया था, 1946 में आया था। और किसके द्वारा भेजा गया था, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे एटली, उनके द्वारा इसको भेजा गया था। इसमें तीन तीन ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर्स आए थे, एक थे पैथिक लॉरेंस, दूसरे थे स्टेफर्ड क्रिप्स और तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर। तो ये आपको पता होना चाहिए। कैबिनेट मिशन जो एक ग्रेट प्लान था जिसका एम था कि वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई इंडिया की, और इन्होंने पार्टीशन को अवॉइड किया था। बाद में ये फेल हो गए थे क्योंकि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के जो ओपिनियन है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला। इसलिए तारकेश्वर जो मूवमेंट था 1924 का बंगाल का, तो वो टेम्पल्स में जो करप्शन हो रही थी उसके अगेंस्ट था। तो अगर आपसे पूछे कि तारकेश्वर मूवमेंट जो है वो क्यों हुआ था, तो टेम्पल्स में करप्शन को लेकर हुआ था। फिर दीपावली जो डिक्लेरेशन है वो इशू हुआ था 1929 में, और ये रिलेटेड था डोमिनियन स्टेट से। और इसको इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे, लॉर्ड इरविन, जो कि उस टाइम पे वायसराय ऑफ इंडिया थे। और इन्होंने ब्रिटिश एम्पायर में इंडिया के डोमिनियन स्टेटस की बात की थी। तो ये मैंने एक मीम भी इसमें डाल दिया, उससे आपको पता चल जाएगा कि वो कहना क्या चाह रहे थे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरी पूरी यही कोशिश है कि कल के वीडियो में मैं आपको पूरा 2016 से 2023 तक का PIQs करवा दूं। तो कल मिलते हैं, कल फिर शाम में 6 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू, बाय बाय।